हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर। आपका जो लास्ट टाइम का बेसिक लेक्चर्स जो मैंने आपको बताया था, होपफुली आप लोगों ने उसको अच्छे से स्टडी किया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे आपके जो 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज अगर आप फ्यूचर में साइंस फील्ड में अगर जाते हो या फिर अगर साइंस में अप्रोच अगर आपका है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो आसपास जो आपको दिखती है वो एक्चुअल में साइंस की ही देन है, ठीक है ना। और उसके अंदर आपको इस चैप्टर का बहुत यूज आएगा। जैसे कि आप सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक करंट से इफेक्ट आने वाली बहुत सारी चीजें देखते हो, जैसे कि आपके घर में फैन है, आपके घर में मिक्सर है ना। अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बन के आती है, वो कहाँ से बन के आती है, कहाँ से आती है बन के? सर पावर प्लांट से बन के आती है। एग्जैक्टली पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी बनने की जो प्रोसेस है, ठीक है ना, करेक्ट, वो जो प्रोसेस है उसकी भी बारे में हमें स्टडी करना है। अगर आप अपने घर पे कुछ डिवाइसेस देखते हो, जैसे कि आपका वाटर हीटर है, अगर आपका टोस्टर है, ठीक है ना, तो ये हीट प्रोड्यूस करने वाले डिवाइसेस है। एज वेल एज जो लाइट हम यूज करते हैं, ट्यूबलाइट है वगैरह, ये सब भी क्या है, व्हाट आर दीज ऑल? दे आर ऑल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ने ये जो दुनिया है उसको रोशन बनाया, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है उसको डेवलप कराया, और आज जो हम महसूस कर रहे हैं, आज जो हम जी रहे हैं यहाँ पर, ये सब कुछ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ही देन है, ठीक है ना, करेक्ट। सो जब कोई चीज पिछले 100 सालों में या 150 सालों में इतनी डेवलप हुई है, तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर उसकी बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स होंगे, बहुत ज्यादा, और आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा, और आपको नए नए डिवाइसेस बनाने के लिए आपको ये जो चैप्टर है वो प्रेरित करेगा, ठीक है। सो अगर ऐसे ही है, सो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपके सिलेबस में आपको क्या स्टडी करना है, करेक्ट। अगर ये आपको जानना है तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, जो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर जो है वो क्लियरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो आपका स्टडी है इलेक्ट्रिक करंट का, वो है हीटिंग इफेक्ट का स्टडी। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म कैसे बनता है, उसके बारे में स्टडी है इस चैप्टर में, सेकेंड पार्ट में। और तीसरे पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी खुद बनती कैसी है, ठीक है ना, हाउ इलेक्ट्रिसिटी गेट्स फॉर्म्ड, करेक्ट। सो उसके लिए जो एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके अंदर हमें एसी करंट, डीसी करंट वगैरह और कुछ चीजों की स्टडी करनी है। अगर हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की, तो हीटिंग इफेक्ट में बल्ब कैसे चलते हैं, ठीक है ना, वाटर हीटर के कॉइल के साथ क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, सर्कुलर कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, और उसका यूज मोटर बनाने में कैसे होता है, ठीक है ना, ये हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। और जो थर्ड पार्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी खुद कैसे बनती है, सो बनने का जो प्रोसेस है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरेशन। सो आपको जनरेटर का स्टडी करना पड़ेगा इसके अंदर, करेक्ट। सो ये जो है ये इस चैप्टर का आपका फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इस टॉपिक के साथ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, करेक्ट। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं इसे। जनरली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका जो शुरुआती पार्ट है, सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज हीटिंग इफेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो हीटिंग इफेक्ट अगर आपको स्टडी करना है, सो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके सराउंडिंग में हीटिंग इफेक्ट कौन सी चीजों की वजह से आप देखते हो कि हाँ भाई ये जो चीज है ये हीटिंग के वजह से आई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है, कि आपका जो टोस्टर होता है, करेक्ट, जब आप उसके अंदर ब्रेड डालते हो और आप बटन ऑन करते हो, तो कुछ समय के बाद वो हीटिंग कॉइल्स के वजह से गर्म हो जाता है और आपका टोस्ट बन के कन्वर्ट होकर तैयार होकर आपके पास आता है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं वाटर हीटर्स का, जब आपके घर में वाटर हीटर्स या फिर गीजर्स हैं, अगर आपको पानी गर्म चाहिए आप सिर्फ बटन दबा दोगे, ठीक है ना, उसके अंदर एक कॉइल होगी जो करंट के वजह से गर्म होगी, है ना, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, और उसके बाद में उसके कांटेक्ट में आया हुआ पानी जो होगा वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, करेक्ट। सो इफ द वाटर गेट्स हीटेड ड्यू टू द हीटिंग कॉइल्स which are get heated due to the electric current, it means finally that is the effect of electric current which is heat. So अगर ऐसा ही है, so should we start, हम देखते कि ये हीटिंग इफेक्ट पहली बार बनता ही कैसे। लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि देर आर सेवरल थिंग्स इन इलेक्ट्रिसिटी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि चार्ज हुआ, करंट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, इनकी सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनके बारे में हमने स्टडी किया हुआ है। अब ये सब कुछ आपको यहाँ पर काम में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट या पावर का क्या है डेरिवेशन। हमारा काम है सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट। सो सब लोग रेडी, स्टार्ट करते हैं हम लोग, जस्ट
पे अटेंशन। सो पे अटेंशन क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं दैट व्हाट इज पावर, इलेक्ट्रिक पावर, अगर हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। सो इट इज वेरी सिंपल, जस्ट पे अटेंशन। इलेक्ट्रिक पावर, तो जैसे कि आपको पता है पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर एनर्जी स्पेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। सो अगर मैं इसको बोलता हूं वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, so by that logic we can say that power is equal to W divided by T, correct? This is our first equation. Okay sir, very good. लास्ट लेक्चर में अगर किसी को भी याद है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी किया था एज इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो अगर किसी को याद है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन, क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? यस बोलो बोलो, यस V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q, है ना। V इज इक्वल टू क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? W डिवाइडेड बाई Q। सो देयरफॉर व्हाट इज W इज इक्वल टू, W इज इक्वल टू V इंटू Q, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब कुछ लोग बोलते हैं सर आपने W के लिए ये फॉर्मूला क्यों लिया, हमें तो एक फॉर्मूला मालूम है बचपन से, दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो क्यों नहीं लिया आपने? तो दोस्तों स्टूडेंट्स आप ये समझो कि आपको जो पावर चाहिए वो इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, है ना। मतलब आपको जो वर्क चाहिए होगा वो भी इलेक्ट्रिक वर्क चाहिए होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो, करेक्ट। आपको मैकेनिकल पावर नहीं चाहिए। अगर आपको मैकेनिकल पावर चाहिए होता तो हम वर्क भी मैकेनिकल लेते, मैकेनिकल मतलब जो होता है जिसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आता है, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल, सो हमने इलेक्ट्रिकल पावर लिया, है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क लिया। अगर ऐसा ही है सो पुट इक्वेशन 2 in 1, करेक्ट। सो पुट 2 in 1 अगर हम करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? सो देयरफॉर दैट W की वैल्यू अगर हम इधर डाल देते हैं, सो देयरफॉर P इज इक्वल टू VQ डिवाइडेड बाई T, करेक्ट। ये कौन सा इक्वेशन हुआ? यस वेरी गुड, ये इक्वेशन नंबर क्या है? 3 है। ओके अब लास्ट लेक्चर के चार्ट में हम लोगों ने जो स्टडी किया था उसमें व्हाट इज करंट, इक्वेशन ऑफ करंट इज I is equal to flow of charge per unit time। मैंने आपको बताया था व्हाट इज करंट, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। जस्ट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सो इफ इट इज I इज इक्वल टू Q बाई T, तो अगर आप गौर से देखो आपको यहां पर Q बाई T तो दिखेगा, सी है यहां पर Q बाई T। सो एक काम करो आप Q बाई T की जगह पर I डाल दो, है ना। सो अगर मैं इसे बोलता हूं इक्वेशन 4, सो पुट इक्वेशन 4 in 3, अगर आप इक्वेशन 4 को 3 में पुटअप करते हो तो आपको क्या मिलेगा आंसर? जस्ट पे अटेंशन, P इज इक्वल टू V इंटू Q बाई T विच इज I। सो P इज इक्वल टू VI, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते सर क्या ये एक ही फॉर्मूला है VI? तो ऐसा नहीं है। मैं आपको पावर का, अगर आपको VI कैसे आया ये पता चल गया इस मेथड से, सो हम इसके और 2 फॉर्मूले जो है उसको डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जस्ट पे अटेंशन। सो पे अटेंशन, बाय ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ का इक्वेशन है वी कैन से दैट V इज इक्वल टू IR, करेक्ट। तो सपोज अगर ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 5 है, सो इक्वेशन 4 ये इक्वेशन 5, और अगर V इज इक्वल टू IR को मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 6, करेक्ट। सो अगर इस इक्वेशन को ऊपर पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा? यस बोलो जल्दी बोलो। P इज इक्वल टू व्हाट इज V इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू IR, और एक I मल्टीप्लीकेशन में है। सो V की जगह पर तो IR डाल दिया यहां पर, लेकिन और एक I मल्टीप्लीकेशन में, सो इट विल बिकम एग्जैक्टली, वेरी गुड, इट विल बिकम I स्क्वायर R। तो ये आपका पावर का दूसरा फॉर्मूला हुआ, करेक्ट है। अब कुछ लोग बोलते सर वाओ, मतलब V का इक्वेशन जो IR है वो इधर डाल दिया तो एक इक्वेशन और मिल गया। यस सही है, ऐसा ही है। एक और इक्वेशन भी बनेगा, कैसे? अप्लाई योर ब्रेन। बस स्टडीज की एक ही खासियत है, मैं आपको बताता हूँ, जिस वक्त आप पढ़ रहे होते हो उस वक्त अगर आप दिमाग लगाते हो तो आपके लिए स्टडी आगे जाके आसान हो जाता है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ाते वक्त नॉर्मल रहते हैं और फिर बाद में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं,
50% काम तो आपका यहीं पर होगा, बाद में मेहनत आप करो 50% तो 100% काम हो जाएगा। सो अब यहां पर दिमाग लगाते हैं, एक और फॉर्मूला भी बन सकता है सर, कैसे? जैसे हमने v की जगह पर IR डाल के एक इक्वेशन बनाया, वैसे ही हम I के जगह पर यहां से इक्वेशन बना के डाल सकते हैं। करेक्ट है? पे अटेंशन। एज v इज इक्वल टू IR, देयरफॉर I इज इक्वल टू व्हाट? I इज इक्वल टू v बाय R। करेक्ट? अब अगर ये वैल्यू हम अगर इक्वेशन नंबर 5 में पुट अप करते हैं, सो पुट इन 5 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पुट इन 5 करने से जैसे हम यहां पर इसको पुट अप कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा P इज इक्वल टू V, वो तो वैसे ही रहेगा, और I, बट I की जगह पर हम V बाय R डाल देंगे तो और एक V और डिवाइड बाय R हो गया। सो V इंटू V डिवाइड बाय R, यस वेरी गुड, इट इज व्हाट? वेरी गुड, इट इज V स्क्वायर बाय R। पावर का एक और फॉर्मूला आपको मिलेगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। सिंपल है ये। सो इसका मतलब है फिलहाल आपके सामने एक ये जो डेरिवेशन था P इज इक्वल टू VI, उसी के साथ साथ आपको I स्क्वायर R भी मिला और V स्क्वायर R भी, V स्क्वायर बाय R भी मिला। सही है? सब याद समझ में आ रहा है? ठीक है। सो हम अब इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। सबसे पहले याद रखने का VI, जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को VI मालूम है फॉर्मूला, उसको बाकी के दो तो अपने आप एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में आ जाएगा फॉर्मूला एग्जैक्ट। सही है ना? अब कुछ लोग सोचते हैं सर अगर एग्जाम में पावर पूछा, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पावर, तो हम तीनों में कौन सा फॉर्मूला लें? अगेन अब आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए, आपको इतना तो अब याद समझ में आता है, इतनी तो बुद्धि है हमें कि डेटा हमें देखना पड़ेगा। डेटा में अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया है, करंट और रेजिस्टेंस I और R, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो ये बचता है। अगर हमें करंट और वोल्टेज दिया है I और V और बोला कि पावर निकालो, तो हमारे पास ये ऑप्शन बचता है। और हमें अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया तो क्या करेंगे हम? एग्जैक्टली, वेरी गुड, थर्ड वाला करेंगे हम, है ना? सो फॉर्मूले सभी याद होने चाहिए हमें, बट एक चीज याद रखनी है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो क्या डेटा दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। करेक्ट? और ये कोई बहुत डिफिकल्ट सी चीज नहीं है, ये हम समझ सकते हैं, है ना? सो इन दैट केस अब हम तक हमें ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक पावर का इक्वेशन क्या है ना, कैसे आया। अब हम देखेंगे इसके बाद में कि इलेक्ट्रिक हीट जो प्रोड्यूस होती है उसका इक्वेशन क्या है, विच इज वेरी सिंपल। ठीक है? सो आपने ये जो चीज है इसको नोट डाउन करना है अभी फिलहाल नोटबुक के अंदर, और जैसे ये नोट डाउन हो जाएगा आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो इसे, और जैसे नोट डाउन हो जाएगा हम आगे जाएंगे और वीडियो के आगे हम देखेंगे कि इस लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का डेरिवेशन क्या है। ओके, सो जस्ट पे अटेंशन। ओके, सो इतना तो पता चल गया हमें कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है। सी, अगर आप देखो इस चैप्टर को ना आपको टेक्निकली ही समझना है और अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप कोई भी डिवाइस मार्केट से खरीदी करते हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, आप एसी खरीदी करो, आप फ्रिज खरीदी करो, आप टीवी खरीदी करो, कुछ भी खरीदी करो, उसमें हमेशा एक पावर रेटिंग लिखी हुई रहती है ना, कि ये 4.5 किलोवाट आवर पे चलेगा या फिर ये 3.5 जो भी है किलोवाट पे चलेगा, फिर जो भी है। सो मुद्दा क्या है, ये पावर रेटिंग हर एक डिवाइस की क्या होती है, फिक्स, और उसको कैसे फाइंड आउट करना होता है उसका बेसिक्स मैंने आपको किलोवाट में कैसे आएगा वो समझाया अभी। करेक्ट है? राइट है? ठीक है ना? करेक्ट। सो अभी हमने क्या देखे, तीनों के भी फॉर्मूले देखे। अब हम पहली बात तो पावर के यूनिट देखेंगे। सो जस्ट पे अटेंशन, व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर। सो अभी हमने फॉर्मूला देखा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, है ना? सो व्हाट इज पावर। पावर क्या था? पावर था अभी हमने देखा, इट वाज V इंटू आई। करेक्ट? पावर क्या था? V इंटू आई। ओके, V का यूनिट क्या हो सकता है सर? सर V का यूनिट तो हमें पता है, V का यूनिट तो वोल्ट होता है। एग्जैक्टली, V का यूनिट होता है वोल्ट। सो यूनिट ऑफ P इज, V का यूनिट होता है वोल्ट। चलो सही है। I, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, है ना? एम्पियर। तो क्या पावर का यूनिट सर वोल्ट एम्पियर हो जाएगा? हाँ, हम बोल सकते हैं, ये गलत नहीं है, वोल्ट एम्पियर गलत नहीं है, लेकिन हमने ये सीखा हुआ है कि सर मैकेनिक्स जब हम स्टडी कर रहे थे, जब हम फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, पावर, वर्क, एनर्जी, ये वाला साइंस जब स्टडी कर रहे थे फिजिक्स में, तब तो पावर का यूनिट जो था वो तो वैट था, मतलब जूल पर सेकेंड था, है ना? अगर आपको याद आ रहा है, जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज वैट। तो सर ये कहां से आ गया, मतलब वोल्ट एम्पियर, ये दूसरा यूनिट है। हम जूल पर सेकेंड भी ला सकते हैं, कैसे? पे अटेंशन। अगर मैं आपको बोलूं V,
V क्या है, तो आप बोलोगे सर V जो है वो तो W/Q है, सही है, चार्ट में बताया था मैंने, है ना। W मतलब वर्क डन किस यूनिट में मेजर होता है, जूल में होता है, सो इट इज जूल, डिवाइडेड बाय Q मतलब चार्ज, चार्ज मतलब यूनिट क्या हो गया उसका, कुलोम्ब, सो वेरी गुड, इट इज जूल पर कुलोम्ब, सही है। सो वोल्ट को ही हम जूल पर कुलोम्ब लिख सकते हैं, ये हमें पता चल गया है, इनटू एम्पियर, एम्पियर मतलब क्या है, करंट, है ना। करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू सर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, क्या है करंट का फॉर्मूला, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। सो अगर ऐसा ही है, सो व्हाट इज चार्ज का यूनिट, कूलम्ब, वेरी गुड, व्हाट इज टाइम का यूनिट, सेकेंड, वेरी गुड। सो ये कूलम्ब और ये कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा और आपके हाथ में अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला क्या बचेगा, इट इज जूल पर सेकेंड, सही है, क्या बचा फॉर्मूला आपके सामने, जूल पर सेकेंड, है ना। बट जूल पर सेकेंड ही जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं वैट या फिर डब्ल्यू, इन शॉर्ट हमें आंसर मिल गया, क्या मिल गया कि सर पावर का यूनिट एक तो वोल्ट एम्पियर भी है, जूल पर सेकेंड भी है और वैट भी है ना। मतलब हमें पावर के तीनों फॉर्मूले पता चल गए कि इलेक्ट्रिक पावर में आपको तीनों फॉर्मूले मिल गए, सही है। अब इसका यूज आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, अगर एमसीक्यू पूछा गया दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ऑप्शन ए जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी वैट, ऑप्शन सी वोल्ट एम्पियर एंड ऑप्शन डी वोल्ट ओहम, तो आप बोलोगे सर वोल्ट ओहम, क्योंकि बाकी के तीन तो यहाँ पर है ना। इन शॉर्ट क्या है, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जितना ज्यादा उसे एक्सप्लोर करोगे उतना आपको फायदा होगा, करेक्ट है। अब पावर का यूनिट तो हमें मिल गया, अब हम देखते हैं हिटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या, सो जस्ट पे अटेंशन हियर, हिटिंग एनर्जी या फिर हीट एनर्जी वॉट एवर, है ना। सो याद रहे, जैसे कि आपको मालूम है दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी स्पेंड या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम, सो क्या हम बोल सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, सही है। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, सही है। अब आपके पास पावर के तीन फॉर्मूले थे, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने, है ना, आपने नोट डाउन भी किया था। सो एनर्जी फिर हीट एनर्जी के भी तीन फॉर्मूले होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला, पावर का पहला फॉर्मूला था आई वी या फिर वी आई, तो हम इसे लिखेंगे आई वी और टाइम तो है ही, सो टाइम। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला, पावर का ही दूसरा फॉर्मूला जो आप लोगों ने देखा था वो था वी स्क्वायर बाय आर या फिर आई स्क्वायर आर, जो भी है, सो आई स्क्वायर आर, है ना, और उसके साथ ये टी, वेरी गुड। तीसरा, पी का तीसरा फॉर्मूला जो था वो था वी स्क्वायर बाय आर, सो आपने वी स्क्वायर बाय आर भी लिया था, सो वी स्क्वायर बाय आर और ये टी साइड में आएगा। इन शॉर्ट पावर के ये तीनों फॉर्मूलों के साथ टी 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 मल्टीप्लाई कर देना बस, और ऐसे केस में आपको हीटिंग एनर्जी का फाइनल या फिर हीट एनर्जी का फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा, हीट एनर्जी इज इक्वल टू, अब इसे याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक सर्टन वे में लिखेंगे, वो तरीका आप देख लो, जस्ट पे अटेंशन। हीट एनर्जी इज, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे आई स्क्वायर आर टी, फिर हम दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे आई वी टी, फिर हम तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय आर। सो अब आपके सामने हीट एनर्जी के तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है आई स्क्वायर आर टी, दूसरा फॉर्मूला है आई वी टी और तीसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर टी बाय आर। अब इसके लिए मैं एक ट्यून दूंगा आपको, सिर्फ ट्यून, उस ट्यून के सारे आपको उसको सिर्फ याद रखना है, इस ट्यून का किसी भी चीज के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, बस आपको याद रखना है, सिर्फ पे एडिशन, हीट एनर्जी, ध्यान रहे, आई स्क्वायर आर टी आई वी टी वी स्क्वायर टी बाय आर, आई स्क्वायर आर टी आई वी टी वी स्क्वायर टी बाय आर, आई स्क्वायर आर टी आई वी टी वी स्क्वायर टी बाय आर। तो ये जो ट्यून है उसको आपको याद रखना है और उस ट्यून के जरिए आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हो। और ये कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, वापस एक बार लॉजिक वही है, क्या लॉजिक है सर, डेटा जो देंगे उसके हिसाब से हम इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो चेक कर लेंगे, सही है। सो मतलब हमारा काम यहाँ पर क्या हो गया है, खत्म हो गया कि हमने पावर का यूनिट भी देख लिया, एज वेल एज हमने हीट एनर्जी के लिए क्या इक्वेशंस बन सकते हैं, तीनों भी पॉसिबल, वो तीनों पॉसिबल इक्वेशंस चेक कर लिए। सबसे पहला ये, फिर दूसरा ये और तीसरा
ये तीनों भी जो इक्वेशंस है फॉर हीट एनर्जी दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। यस तो आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें, इसी सिस्टम में, और हम थोड़ी और चीजें देखेंगे जो हमारे लिए क्या होंगी, यूजफुल होंगी। सो जस्ट पे अटेंशन। सो जब हम इलेक्ट्रिक पावर की या फिर हीटिंग इफेक्ट की वगैरह स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ये पावर वगैरह फाइंड आउट करना ना, वेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है, जो आपको समझना भी जरूरी है कि सर ये क्या है, कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, घर में हीटिंग जो इलेक्ट्रिसिटी की होती है, उसकी वजह से हमारे घर में सेफ्टी प्रिकॉशन होना बहुत जरूरी है। हमारा घर हीटिंग प्रूफ होना चाहिए, हीट प्रूफ या फिर सेफ्टी प्रूफ होना चाहिए। सर कैसे होता है ये हीट प्रूफ या फिर जो भी सेफ्टी कैसे आएगी? सो होता क्या है, देयर आर वेरियस थिंग्स जिसकी वजह से घर में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। सो उसका जो सबसे पहला पॉइंट है जिसको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट जो होता है दैट इज ओवर हीटिंग, ठीक है। सो ओवर हीटिंग इज फर्स्ट पॉइंट, करेक्ट। दूसरा जो होता है जो कि इससे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, एंड दैट इज शॉर्ट सर्किटिंग। ये आपने सुने दोनों भी वर्ड्स है ना, ओवर हीटिंग मतलब थोड़ा ज्यादा ही ओवर हो जाना, हीट हो जाना, और दूसरा जो होता है दैट इज नथिंग बट शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है ना। सो शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में या फिर ओवर हीटिंग के बारे में हम जानेंगे, जस्ट पे अटेंशन। अगर मैं बोलता हूं सपोज हमारे पास अगर ये कोई एक नेटवर्क है, ठीक है ना, सपोज यहां पर हमने इसको बैटरी कनेक्शन दिया हुआ है, हाँ, ऑब्वियसली सर्किट को बंद या चालू करने के लिए आप यहां पर जो है वो की देंगे, करेक्ट। तो आपको मालूम है की तो दो तरीके से देते हैं, इस तरीके से भी की कनेक्शन दिया जाता है या फिर इस तरीके से भी की कनेक्शन दिया जाता है, हमें पता है, ठीक है ना। सो अब होता क्या है, जब भी घर के कनेक्शन के साथ आपका कोई भी डिवाइस लगा होता है, फॉर एग्जांपल बल्ब लगा है या फिर फैन लगा हुआ है, तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है ना, उसमें से जब करंट पास होता है तो हीट जनरेट होती है, ठीक है, या फिर पावर जनरेट होता है। तो थोड़ी देर पहले हमने जो डेरिवेशन देखा वो इसी के ऊपर बेस्ड था कि इसके अंदर कितना एनर्जी स्पेंड होगा या फिर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। वो मैटर करता है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर कितना वो करंट उसमें से फ्लो होगा, ठीक है ना। सो होता ये है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहली बात तो कभी कभी एक्सेसिव हीट अंदर चली जाती है, ठीक है ना। कभी कभी करंट बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, वोल्टेज जो होते हैं गांव में अगर आपने देखा होगा तो कभी कभी बल्ब बीच में डीम हो जाता है, बीच में कभी कभी फैन फास्ट घूमता है, क्यों? वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से। वहां पर जो वोल्टेज होता है वो एक जैसा नहीं होता, जिसकी वजह से कभी कभी डिवाइस जो है वो ओवरहीट हो सकता है, करेक्ट है। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो सर्किट वायर्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है लाइव वायर, सो अगर मैं बोलता हूँ सपोज ये लाइव वायर है रेड से। दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है ना, तो ये जो ब्लू से दिया हुआ है वो न्यूट्रल वायर है, ठीक है। और तीसरा होता है अर्थिंग वायर, ठीक है। सो ये जो ब्लैक से दिया हुआ है वो है अर्थिंग वायर। तो सपोज मैं बोलता हूँ ये लाइव वायर है एल, करेक्ट, ये न्यूट्रल, ये अर्थिंग वायर है, करेक्ट, और ये जो बीच वाला है वो कौन सा वायर है, दैट इज अ न्यूट्रल वायर। तो जब हम बोलते हैं सर हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है ना सर वो 220 वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है, 220, इसका मतलब है, पे अटेंशन, ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है आपका 220 वोल्ट। सो अब होता क्या है कि जब ये 220 वोल्टेज का सप्लाई इन दोनों के बीच में होता है तो ये अर्थिंग वायर क्यों है सर, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो अगर सपोज ये जो वायर्स होती है, आपने कभी भी देखा होगा आपके घर में जो वायर्स है उसको हमेशा एक इंसुलेशन होता है, राइट। इंसुलेशन मतलब वो जो प्लास्टिक का कोटिंग होता है, अगर गलती से प्लास्टिक का कोटिंग अगर एक दूसरे के ऊपर से अगर निकल जाए, कुछ भी रीजन है और अगर वो निकल जाए, तो होता क्या है, जो एक्चुअल एक्टिव वायर है कॉपर वायर, वो अगर इसकी और इसकी गलती से अगर किसी कनेक्शन में कांटेक्ट में है, मतलब अगर सपोज मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को, नॉर्मली पहले सपोज वो ऐसे थे लाइक दिस, ठीक है ना, लेकिन बाय एनी रीजन सपोज अगर ये जो है वो दोनों अगर एक पॉइंट पे अगर सपोज बीच में ही कनेक्ट हो गए, सो होगा क्या कि ये सपोज अगर कुछ भी हो गया और ऐसे हो गया वायर, और अभी थोड़ा सा बड़ा निकालता हूं मैं, ठीक है ना। सो अगर ये बीच में ही वायर अगर ऐसा हो गया कुछ भी हो गए, और सपोज ये जो दूसरा है न्यूट्रल वायर वो भी अगर सपोज गलती से कांटेक्ट में अगर आ गया, तो होगा क्या, पहले जो करंट ऐसे दौड़ने वाला था और बाद में सपोज ऐसे आने वाला था, जो भी है, अब अपना सर्किट
इधर से ही जाके करंट वापस इधर से ही निकलेगा, वो आगे क्यों जाएगा, वो आगे घूम के क्यों आएगा, नहीं आएगा, वो यहीं से यहीं से निकल जाएगा वापस। मतलब इसका सर्किट जो ऐसे बनने वाला था वो अब ऐसे ही बन रहा है, सिर्फ यहीं से। तो सर्किट बड़ा हुआ या छोटा हो गया, छोटा हो गया, बस इसी प्रोसेस को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है ना। अब होता क्या है, इतने दूर के वायरिंग सिस्टम में जो करंट फ्लो होने वाला था वो छोटे से ही रीजन में अगर फ्लो हो रहा है, तो आप इमेजिन करो छोटे से ही रीजन में अगर कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होगा तो हीट कितना ज्यादा हो जाएगा ना, बिकॉज छोटे से रीजन में फटाफट तो बहुत ज्यादा करंट फास्ट 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 अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा वो वायरिंग सिस्टम को क्या करेगा, हीट कर लेगा। और जिसके वजह से अगर उस हीट के, बहुत ट्रेमेंडस हीट के कांटेक्ट में अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ आ जाते, ज्वलनशील पदार्थ मतलब इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, अगर जो मटेरियल जो जल्दी से कैच फायर कर सकते हैं, ठीक है ना, सो ऐसे केस में अगर वुड आ गया, कोई प्लास्टिक आ गया, ऐसे कोई मटेरियल अगर आ गए, तो हो सकता है कि वो आग पकड़ ले, जिसके वजह से वो आग फैलती जाएगी, करेक्ट। ये सब किसकी वजह से होता है, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से। तो शॉर्ट सर्किटिंग को अवॉइड करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपने करनी चाहिए वो ये है कि आपकी जो वायरिंग्स है सिस्टम्स, इनका इंसुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और एक चीज भी आप कर सकते हो कि एक सर्टेन पीरियड के बाद, हर एक वायर का अपना एक लाइफ होता है, उसके बाद आपने वैसे देखा जाए तो घर का जो वायरिंग सिस्टम है उसे चेंज भी करना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज द वन थिंग, दैट इज शॉर्ट सर्किटिंग। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये अर्थिंग वायर क्या करती है। सपोज बाय एनी मीन्स कुछ भी अगर लाइव या न्यूट्रल वायर के साथ हो गया और करंट अगर डिवाइस में फ्लो हो रहा है, इमेजिन करो कभी कभी आपको पता है किसी डिवाइस को आप हाथ लगाते हो और आपको शॉक लग जाता है अगर वो डिवाइस चालू है, तो शॉक इसीलिए लगता है बिकॉज अर्थिंग वायर प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। अर्थिंग वायर की वजह से क्या होता है कि अब जब ये सपोज किसी डिवाइस में, अभी इमेजिन करते हैं ये सब कुछ एक डिवाइस में, ठीक है, आपने डिवाइस को हाथ लगाया, इसमें करंट है डिवाइस में, करेक्ट। अब करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो वो आप में से जाएगा या तो वो अर्थिंग वायर में से जाएगा, ठीक है, अर्थिंग वायर प्रोवाइड है। अर्थिंग वायर जो होती है वो अर्थिंग वायर सीधा जमीन के नीचे एक कॉपर प्लेट के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। सो अर्थ वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अ कॉपर प्लेट विच इज प्लेस्ड इनसाइड द लैंड या फिर इनसाइड द वी कैन से दैट प्लेस, करेक्ट। अब जब आप इसे हाथ लगाओगे तो करंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो आप में से जाएगा जमीन में या फिर कॉपर में से जाएगा जमीन में। तो हम और कॉपर दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, कौन अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, यस ऑब्वियसली कॉपर कर सकता है। इसीलिए फिर वो करंट हम में से पास नहीं होता, वो कॉपर में से पास होता है। और कॉपर में से पास जाने के लिए या फिर पास करने के लिए उसे कौन हेल्प करता है, अर्थिंग वायर। इसीलिए उसका नाम अर्थिंग है, बिकॉज वो डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो अर्थ के अंदर देता है, तो सीधा अर्थ के अंदर कनेक्शन। मतलब आप हाथ लगाओ भी तो करंट आप में से नहीं जाएगा, वो कॉपर में से जाएगा, वो अर्थ में चला जाएगा उस रास्ते से, आपके रास्ते से नहीं जाएगा। समझ रहे हो, इसका क्लियरली मतलब है दैट अर्थिंग वायर आपको शॉक या फिर इलेक्ट्रिक करंट से बचाने के काम में आता है, ठीक है ना। सो ये अभी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, ये भी आपका बेसिक है जो आपको समझना चाहिए, जो अभी डेवलप हो रहा है ना। सो ये चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी होता है, राइट। अब कभी कभी अगर आपने देखा होगा गाँव में या फिर हमारे शहर में भी, मुंबई में भी, कहीं पर भी समर अगर है, ठीक है ना, मतलब जैसे अभी फिलहाल चल रहा है समर वेकेशन, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं जो भी है कोरोना की वजह से, ठीक है। सो ये जो समर वेकेशन होता है, फिर समर होता है, उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की मांग ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि फैन ज्यादा चलता है, एसी ज्यादा चलता है, ठीक है ना, करेक्ट, या फिर और भी सारी चीजें जो है वो ज्यादा चलती है। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि समर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई डिमांड जो होती है वो ज्यादा होती है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूं, जो इलेक्ट्रिसिटी आपके रीजन में आता है, आपके गांव में आता है, फिर आपके शहर में आता है, वो ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए बांटा जाता है हर जगह पे, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मर्स उसे सेंड करेंगे यहां वहां पर, यहां वहां पर, ठीक है। कभी कभी ये ट्रांसफॉर्मर्स की एफिशिएंसी अगर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत अगर एफिशिएंसी ज्यादा करंट अगर वो देना शुरू करे इधर उधर, तो वहां पर ओवरलोडिंग हो जाती है, और ओवरलोडिंग की वजह से ओवरहीटिंग हो जाती है, ठीक है ना। अब अगर ओवर हीटिंग हो गया तो ट्रांसफॉर्मर फट जाएगा, सही बोल रहा हूं मैं। तो उसके लिए वहां पर एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं फ्यूज, ठीक है ना। फ्यूज क्या होता है, सपोज ये वायर है, ठीक है, बीच में एक डिवाइस रहेगा, उस डिवाइस में कनेक्शन में एक फ्यूज वायर रहेगी, ठीक है। ये फ्यूज वायर की खासियत क्या है, ये फ्यूज वायर एक सर्टेन टेम्परेचर तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो पिघल जाती है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा जनरली, फ्यूज वायर, जो कि कुछ समय के बाद पिघल जाएगी। अब इसका फायदा क्या होता है बताता हूं। अगर आपका जो सप्लाई है
वो अगर एक्सेसिव हो गया, ओवरलोडिंग हो गई, ठीक है ना, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग भी हो जाएगी। ओवर हीट होने से अगर ये वायर में अगर वो करंट आगे बढ़ गया, ओवर हीट होने की वजह से हो सकता है कि ये वायर जो है वो पिघल जाए, और पिघल जाने से ये वायर जो मेल्ट हो जाए, ठीक है ना, मेल्ट होके ये वायर इधर गिर जाएगी ऐसे नीचे, करेक्ट। अब अगर आप गौर से देखो, इस वायर का इस वायर के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं है, कोई कांटेक्ट ही नहीं है, मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी आगे जाएगा ही नहीं, मतलब ओवर हीटेड या ओवरलोडिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा बहुत ही ज्यादा सीवियर करंट जो है, जो घर में जाने वाला था या फिर लोगों के पास पहुंचने वाला था, वो पहुंचेगा ही नहीं। मतलब फ्यूज की वजह से हम ओवरलोडिंग अवॉइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अवॉइड। हाँ तो सर मतलब फिर अगर सपोज वापस नॉर्मल हो गया करंट, तो ये वायर का क्या करेंगे? बस ये फ्यूज गया, अब आप उसको निकालो, दूसरा फ्यूज लगाओ, ठीक है ना। फ्यूज का काम यही है कि ओवरलोडिंग के टाइम पे वो आपके पूरे मैकेनिज्म को, पूरे घरों को, सभी सर्किट्स को बचा के रखता है, वरना यहां से आने वाला फ्लो उसको खत्म कर देगा, वहां पर पूरा सर्किट जला देगा, ओवर हीटिंग हो जाएगी, है ना, शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस है, वो सब बच जाता है आपके एक छोटे से फ्यूज की वजह से, करेक्ट। सो ये है सेफ्टी मेजर्स, ठीक है ना। घर में भी हम फ्यूज लगाते हैं, अगर आपको पता होगा कि अगर चलो ट्रांसफॉर्मर में वहां पर नहीं है फ्यूज, या फिर जो भी है, गलती से फिर भी अगर आ गया एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव करंट, तो ठीक है, आपके घर में भी फ्यूज है। आपने देखा होगा फ्यूज पहले ऐसे पोर्सिलिन के आते थे, पोर्सिलिन मतलब चीनी मिट्टी के, है ना, वो ऐसे हम कनेक्ट कर देते थे। अब उसकी वजह से क्या होता था, अंदर का वायर अगर ज्यादा हीटिंग आ रहा है या ज्यादा करंट आ रहा है तो पिघल जाता था। बस पिघल गया तो क्या है, आपका घर का जो लाइट है वो बंद हो जाएगा, खटक, सब बंद। फिर आपको समझ आता है वो ओवरलोडिंग हुआ था और फ्यूज पिघल गया है, चलो जाते पहले फ्यूज चेक करते हैं, फ्यूज चेक, अरे हाँ ये तो टूट गया है, मतलब ओवरलोडिंग हुआ था। क्या कर सकते हैं, एक काम करो, नया फ्यूज लाओ मार्केट से, कनेक्ट कर दो, वापस चालू करो, करंट चालू हो जाएगा। अगर वो फ्यूज नहीं होता तो वो हीटेड वायर की वजह से, हीटेड की वजह से जो करंट एक्स्ट्रा फ्लो होता वहां से, वो आपको घर में डिवाइसेस में आता और डिवाइसेस को डैमेज कर देता। क्योंकि आपको मालूम है हर एक डिवाइस एक सर्टन करंट रेटिंग पे चलता है, एक्स्ट्रा करंट देने के बाद हो सकता है उस डिवाइस के अंदर डैमेज आ जाए। सो उस फ्यूज ने आपके घर के सारे डिवाइसेस को डैमेज से बचा दिया, करेक्ट। सो ये जो फायदा होता है वो किसका होता है? फ्यूज का होता है, करेक्ट। अब अगर आपने कॉइल्स वगैरह देखी होंगी, ठीक है ना, जब हम देखते हैं कि अगर हम जिसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर, तो अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर देखो तो उसमें जो होता है ना वो वायर्स होती है, कॉइल्स होती है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। सो ऐसे करके कॉइल्स होती है, ठीक है। सो यहाँ से कनेक्शन होता है या फिर यहीं से कनेक्शन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इन कॉइल्स के अंदर पास होती रहती है, और ये कॉइल्स जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल से बने होते हैं कि जनरली वो जल्दी से इजीली क्या करें कि हीट बना लें। अब सवाल ये पैदा होता है, सर आपको ज्यादा हीट चाहिए, सो हीट का फॉर्मूला है I²RT। तो अगर मैं एक सर्टन अमाउंट ऑफ करंट अगर पास करता हूं एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम में, तो ज्यादा हीट अगर मुझे चाहिए तो रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होना चाहिए, है ना। अगर सपोज मेरे पास दो कॉइल्स हैं, एक इधर है लेफ्ट में, एक इधर है ना। सो जो इधर की कॉइल है उसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, दोनों में मैंने सेम करंट सेम टाइम के लिए पास किया, तो करंट तो दोनों में सेम है, टाइम भी दोनों में सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ये लॉजिक आप फॉर्मूला से समझ सकते हो, फिजिक्स ऐसे ही समझना होता है। सो रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा होगा, जिस कॉइल का, उस कॉइल का हीट भी क्या होगा? ज्यादा। मतलब अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं दोस्तों, स्टूडेंट्स, अगर आपको एक हीट जनरेट करनी है, अगर आपको एक हीटिंग कॉइल या फिर हीटिंग डिवाइस बनाना है, उसमें अगर आपको कॉइल लेनी है, तो कॉइल का रेजिस्टेंस आप ज्यादा लोगे या कम लोगे? तो अब आपका आंसर होगा सर हम ज्यादा लेंगे, क्योंकि अगर हमने रेजिस्टेंस ज्यादा लिया तो हमें फायदा ही होगा कि हमें हीट ज्यादा मिलेगी। एग्जैक्टली और इसीलिए ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा रेजिस्टिविटी के वायर्स से बनाए जाते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस जिसमें है उस वायर से बनाए जाते हैं, और ऐसे मटेरियल्स होते हैं नाइक्रोम, ठीक है ना। नाइक्रोम ये एक्चुअल में निकेल और क्रोमियम, सो निकेल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज नाइक्रोम, ठीक है, करेक्ट। सो ऐसी जो मटेरियल्स होते हैं उनके जरिए हम क्या करते हैं, ये कॉइल्स बनाते हैं। सो ये कॉइल्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना, एक ऐसे स्ट्रक्चर में होंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सोलेनॉइडल, तो ये कैसे है? सोलेनॉइडल है, ठीक है ना। और एक जो होते हैं वो ऐसे होते हैं,
सो ये तो सोलेनोइडल तो है ही, ठीक है ना, प्लस ऐसे 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 ऐसे, मतलब गोल गोल तो है खुद में ही और वापस और घूम भी रहे हैं, ठीक है ना। सो इसको जो है इसको बोलेगा कॉइल्ड कॉइल, मतलब ये ऑलरेडी कॉइल था जिसको और कॉइल किया हम लोगों ने, ठीक है। ये जो था वो सिर्फ नॉर्मल ऐसा ऐसा था, ये जो है वो ऐसा ऐसा तो है और ऊपर से घूम रहा है और, ठीक है। सो इन दैट केस ये दो वायर्स होती है, उनमें से कोई भी एक वायर यहाँ पर क्या करते हैं हम यूज, और ऐसी ही वायरिंग सिस्टम्स जनरली आपके हीटर्स में, गीजर्स में भी पाई जाती है, ठीक है ना। सो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमने स्टडी कर लिया है कि व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन दी इलेक्ट्रिसिटी या फिर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। सो ये पार्ट जो है ये हमने स्टडी कर लिया। अब इसके कुछ सम्स या फिर कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम ध्यान देंगे, जिसकी वजह से हमें ये जो चीज है वो हमेशा से क्लियर रहेगी। मैं आपको हमेशा बताऊंगा, अगर आपको किसी भी साइंस की कॉन्सेप्ट, फिजिक्स की कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाना है तो एक काम करिए, इसको पढ़ लीजिए और तुरंत तुरंत उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। अगर न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पा रहे हो, फिर न्यूमेरिकल्स आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर एप्लीकेशन ऑफ योर ब्रेन, एप्लीकेशन ऑफ योर डेटा इन द ब्रेन। तो दिमाग में आपने जो भी स्टडी किया है उसको अप्लाई करते हैं हम न्यूमेरिकल्स में। एंड दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, साइंस में आपको कितना इंफॉर्मेशन है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, करेक्ट। सो हम हमारा जितना भी नॉलेज हमारे पास है, आप चाहे तो इसे रिवाइज कर सकते हो अभी, और हम सम्स के ऊपर जाएंगे ताकि आपको सम्स बड़े आसानी से समझ में आए, ठीक है ना। सो हम अभी सम्स के ऊपर देखते हैं, जस्ट पे अटेंशन। सो अगर सारे फॉर्मूले हमें पता है, सो आप लोगों ने आपके टेक्स्ट बुक में वगैरह कुछ सम्स इसके रिगार्डिंग थे, मैं उसी को कवर अप करता हूं, है ना। सो आपके टेक्स्ट बुक में एंड में एक सम है या फिर सम था जो भी है, ठीक है ना, उसको हम देखेंगे, करेक्ट। और वो सम कुछ इस तरीके से मैं पढ़ रहा हूं, जस्ट पे अटेंशन। हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस in a circuit at the rate of 100 watt. The current of 3 ampere is flowing in the circuit. What must be the value of the resistance? ठीक है ना। सो जो सम है वो कुछ इस तरीके से, हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट द रेट ऑफ 100 watt। जब भी आपको वर्ड आता है रेट, सो रेट इस वर्ड का सीधा सीधा मीनिंग टाइम के साथ है। तो अगर कोई भी बोलता है हीट इज प्रोड्यूसिंग एट द रेट, मतलब वो हीट डिवाइड बाय टाइम ये बता रहे हैं। अगर अगर मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, अगर कोई बोला अ व्हीकल इज मूविंग विद द रेट ऑफ, तो समझ आने का, मूविंग मतलब डिस्टेंस हो रहा है उसका, और रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब वो स्पीड के बारे में बोल रहा है। सिमिलरली मैं वापस एक बार बताऊंगा यहाँ पर जो सम है, ठीक है ना। सो न्यूमेरिकल जो है पहला ही वाला ही है। सो इन दैट केस होगा क्या, उसने जो दिया हीट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, तो हीट का रेट मतलब हीट अपॉन टाइम, हीट एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर, है ना, ये हम दिमाग लगा सकते हैं। सो एनर्जी अपॉन टाइम अगर पावर है, सो इन दैट केस क्लियरली वो कितना है 100 वैट। सो हम बोल सकते हैं दैट डेटा, मैं पहले डेटा लिखूंगा और डेटा इज 100 वैट, लेकिन क्या दिया है, वो पावर दिया है। सो पावर इज इक्वल टू 100 वैट। और वैसे भी कुछ लोगों का दिमाग चलता है सर वैट में दिया मतलब पावर ही होगा, सही है। ओके आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग, व्हाट मस्ट बी द रेजिस्टेंस। ओके सो करंट भी दिया है दैट इट इज 3 एम्पियर, है ना। सो करंट दिया है अगर 3 एम्पियर, क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, तो आर कितना होगा, ठीक है। सो टू फाइंड व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ आर। अब पावर आपके पास है, करंट भी है और रेजिस्टेंस पूछा है, तो आपने सिर्फ ये दिमाग लगाना है और मुझे ये बताना है पावर का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है तीनों में से जिसमें आई और आर आता है। तो आई वी एक फॉर्मूला है, लेकिन वो तो नहीं आएगा यहाँ पर, वी स्क्वायर बाय आर वो भी नहीं आएगा, आई स्क्वायर आर आ सकता है बिकॉज आई और आर दोनों भी है ना। सो इन दैट केस हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे यहाँ पर वो करेंगे फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सही है। सॉल्यूशन पे जाते हैं, सॉल्यूशन P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना। सो व्हाट इज R इज इक्वल टू, R इज इक्वल टू आई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा P डिवाइड बाय आई स्क्वायर, सही है। ओके सो R इज इक्वल टू P, व्हाट इज P का वैल्यू, इट इज 100 वैट, सही है। सो 100 लिखते हैं, वैट नहीं लिखेंगे, वैट तो बाद में देखेंगे जो भी है। आई स्क्वायर 3 का स्क्वायर, व्हाट इज 3 का स्क्वायर 9, है ना। व्हाट इज 100 डिवाइड बाय 9, सो 9 1s are 9
वापस 10 आएगा, 9 1 जार 9, ऐसे करते करते 11.11 ओहम शुड बी योर आंसर। सो आपका जो रेजिस्टेंस का आंसर आएगा वो कितना आएगा 11.11 ओहम। सो थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको जो आंसर दिया जाता है वो दिया जाता है 11 ओहम, है ना। सो दिस इज हाउ हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 को, ठीक है। अब हम जाएंगे थोड़ा सा हायर लेवल के सम पे, एंड दैट विल बी न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। अब एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड को भी रीड कर लो, मैं आपको बताता हूं जस्ट, है ना। सो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड जो है वो क्या बोलता है, जस्ट पे अटेंशन। ओके, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड बोल रहा है 2 टंगस्टन बल्ब्स, 2 टंगस्टन के बल्ब्स हैं, ऑफ वैटेज 100 वैट एंड 60 वैट पावर, वर्क ऑन 220 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास 2 बल्ब है, एक का 100 वैट पावर है, दूसरे का 60 वैट 60 वैट का पावर का बल्ब है, और दोनों भी 220 वोल्टेज पे चलते हैं। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हाउ मच करंट विल बी फ्लोइंग इन द मेन कंडक्टर। तो मेन सर्किट में से कितना करंट फ्लो होगा। सो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि डेटा क्या है। सो डेटा इज पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब इज 100 वैट, सही है सर, सही है। पावर ऑफ सेकंड बल्ब इज 60 वैट, सही है, सही है, ठीक है। दूसरा जो वोल्टेज है दोनों भी हो रहा है वो 220 वोल्टेज है फॉर बोथ, ये भी सही है सर, ये भी सही है, ठीक है, वेरी गुड। सो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, करंट इज इक्वल टू व्हाट if bulbs are connected in पैरेलल, बस यही है ना। सो अब ध्यान दो, सबसे पहली बात हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूले के अंदर हमारा दिमाग क्या चलेगा मैं बता रहा हूं। सर देखो कुछ भी कर लो आप, पावर बोला है, वोल्टेज बोला है और करंट भी बोला है। सो पावर, वोल्टेज और करंट का क्या फॉर्मूला है, यस लगाओ दिमाग, वेरी गुड। पावर इज इक्वल टू वी आई या फिर आई वी। लेकिन सर हम इस सम को सॉल्व कैसे करें। देखो दोस्तों, हमेशा अब एक चीज याद रखो, अगर आपको सम को याद रखना तो सम को पहले समझना पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि 2 बल्ब पैरेलल में कनेक्ट किए, सो सर्किट डायग्राम आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। मैं इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, जस्ट पे अटेंशन। सर्किट डायग्राम, तो सबसे पहले हम 2 बल्ब्स को सपोज पैरेलल में यहां पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ये एक बल्ब है यहां पर एक दूसरा बल्ब है, लेट्स से, ठीक है। ये इसके अंदर के फिलामेंट है, राइट। और ये दोनों भी 220 वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है ना। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये बल्ब कितने वोल्टेज पे है तो आप बोलोगे सर 220, वेरी गुड। ये बल्ब वो भी 220 पे है, ओके। पहले वाले का पावर क्या है, पहले वाले का जो पावर है वो है 100 वैट, करेक्ट। दूसरे वाले का पावर क्या है 60 वैट। तो अब अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, सिंपल सवाल, इसका पावर है 60 वैट, करेक्ट, ओके। इसका वोल्टेज जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है वो है 220, करेक्ट। तो ये बल्ब में कितना करंट जाएगा, राइट। और एक सवाल, ये अगर 100 वैट का है और इसका भी पावर 220 है तो इसमें कितना करंट जाएगा, करेक्ट। अगर आपने ये दोनों करंट्स को फाइंड आउट कर लिया तो आपको ये वाला करंट या फिर ये वाला मेन कंडक्टर मतलब मेन वायर, मतलब जो दोनों बल्ब्स के बाहर है वो मेन कंडक्टर मतलब ये कंडक्टर, तो इसमें कितना करंट जाएगा आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। कैसे, पे अटेंशन। ये करंट इधर पहुंचेगा, ये करंट भी घूम के इधर पहुंचेगा और ये दोनों ऐसे मिलके इधर जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ ये I2 और ये I1, अगर मैं इसको नाम देता हूं, सपोज दिस इज I1 और दिस इज I2, करेक्ट। ये क्या है, दिस इज पावर 1 और ये क्या है, दिस इज पावर 2, है ना। सो अगर आपने पावर 1 से I1 निकाल लिया और पावर 2 से I2 निकाल लिया और दोनों करंट्स को ऐड कर दिया, आपका काम खत्म हो जाएगा, करेक्ट। तो शुरू करते हैं सम के साथ, जस्ट पे अटेंशन। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इस पावर 1 या फिर पहले बल्ब के अंदर कितना करंट है देखेंगे। सो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू IV। सर पावर 1 इज इक्वल टू I1 इंटू V1, करेक्ट। बट V1 हो या V2 हो, V तो एक ही है, 220 वोल्टेज, सही है दोस्तों, ठीक है। सो हम इसे V रखेंगे।
So what is I1 is equal to, therefore I1 is equal to P1 डिवाइड बाय V, V डिवाइड हो जाएगा, इतना मैथमेटिक्स तो हमको आता है, वेरी गुड, सही, बहुत अच्छी बात है. So therefore what is I1 is equal to P1, what is P1 100 वाट, चलो ये भी सही है, डिवाइड बाय वोल्टेज, कितना वोल्टेज है, 220 वोल्टेज है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 220 वोल्टेज है. एक काम करेंगे, 0 0 काटेंगे, 10/22 को सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे. I1 इज इक्वल टू 10/22, बहुत सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रखेंगे. ओके, अब सेकंड P2 निकालते हैं. P2 मालूम है हमें, P2 60 है. P2 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला I2 इंटू V, सेम फॉर्मूला है ना, P इज इक्वल टू IV, हमें पता चल गया था यहाँ से, करेक्ट है. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे I2 इज इक्वल टू V डिवाइड हो जाएगा, सही है, सेम मेथड, एकदम सेम मेथड, ठीक है ना. P2/V वैल्यू डालेंगे यहाँ पर भी. सो I2 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई V. व्हाट इज P2 का वैल्यू, P2 का वैल्यू है 60, P2 का वैल्यू है 60, तो 60 डालेंगे यहाँ पर, डिवाइड बाय व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज का वैल्यू है 220, है ना. वापस ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, I2 का आंसर भी मिल गया हमें. I2 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 6 डिवाइड बाय 22, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है दोस्तों. I1 मिल गया, I2 भी मिल गया. सो टोटल मिला के जो करंट होगा वो हमारा आंसर होगा. नेट करंट in conductor is, what is that, I is equal to, yes very good, I1 plus I2, है ना. अब दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, I is equal to I1 का वैल्यू कितना है, 10/22, बहुत बढ़िया, प्लस I2 का वैल्यू कितना है, 6/22, बहुत बढ़िया. अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं, सही है कि नहीं, यस. सो 10 + 6 16/22. कुछ लोग बच्चे जो बहुत स्मार्ट है वो बोलेंगे सर हमें 22 का टेबल नहीं आता, आना चाहिए, वैसे तो नहीं आता है, तो ठीक है, 2 से भी काटेंगे इसको, 8/11, है ना. और अब 8/11 अगर आप करते हो तो आपका आंसर आएगा, इट इज 0.11 7s are 77, 3 बचेंगे मतलब 30, 11 2s are 22, 8 बचेंगे 80, वापस 11 7s are, वापस 11 2s are. सो आपका आंसर जो आएगा, दैट द नेट करंट दैट इज फ्लोइंग इज 0.7272 एम्पियर विल बी योर फाइनल आंसर, करेक्ट. सो यहाँ पर हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हमने पहला सेशन जो है, पहला पार्ट जो है उसको स्टडी कर लिया है विद सम न्यूमेरिकल्स, विद सम कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम जाएंगे उससे पहले आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है. सो टेक केयर.